कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत क्या है, कोई बता सकता है मुझे? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना सिद्धांत के लिए नहीं हुई थी। ये तो किसी एक अंग्रेज ने एक क्लब टाइप का एसोसिएशन बनाया था, जो आगे चलते चलते आजादी के आंदोलन में परिवर्तित हो गया। और जब आजादी का आंदोलन हुआ तब कांग्रेस में हर विचारधारा, हर सिद्धांत के लोग थे। राइट वाले भी थे, लेफ्ट वाले भी थे, मौलाना साहब भी थे, मदन मोहन मालवीय थे, बहुत सारे लोग थे, समाजवादी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। कांग्रेस का कोई सिद्धांत नहीं था। हर प्रकार के विचारधारा वाले लोग आजादी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का उपयोग करते थे, कांग्रेस में एंटर हो गए थे और कांग्रेस के माध्यम से आजादी का आंदोलन करते थे। तो कांग्रेस एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर, किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। वो आजादी प्राप्त करने का एक स्पेशल पर्पस वेहिकल है, आजादी प्राप्त करने का एक साधन थी कांग्रेस। और इसीलिए महात्मा गांधी ने दूरंदेशी के साथ, बहुत चतुर बनिया था वो, उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है। उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने नहीं किया, मगर अब कुछ लोग उसको बिखेरने का काम समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा था महात्मा गांधी ने कि कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई सिद्धांतों के आधार पर बनी हुई पार्टी नहीं थी, देश चलाने के, सरकार चलाने के कोई सिद्धांत ही नहीं थे। और एक और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही सिद्धांतों के कारण हुई, और भारतीय जनता पार्टी चली भी सिद्धांत के आधार। इसलिए हम बहुत स्पष्ट हो गए हैं। जेएनयू में कोई जाकर कहता है कि देश के टुकड़े हजार होंगे, हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मरने के बाद भी हम भारत माता की जय बोलेंगे, हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, हमें कोई परवाह नहीं। हम कहते हैं कि देश विरोधी जो नारे लगाएगा वो देशद्रोही कहलाया जाएगा, उसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं। मगर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांतों के आधार पर मित्रों कंपैरिजन संभव ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर चली, भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति के सिद्धांतों पर चली, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांतों पर चली। और मित्रों उस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनसंघ में अंतर क्या था? कांग्रेस के भी सारे नेता बाय एंड लार्ज देशभक्त थे, देश के लिए जीवन जीने वाले लोग थे। भ्रष्टाचार का तो दूर दूर तक किसी को सोच भी नहीं था, जीवन भी सादा था। भारतीय जनसंघ के भी नेता देशभक्त थे, देश के लिए जीने वाले थे, सादा जीवन में मानने वाले लोग थे। तो दोनों में अंतर क्या था? कांग्रेस और भारतीय जनसंघ के सिद्धांत अलग थे, और वो सिद्धांतों को अगर कोई मुझे कहे कि एक वाक्य के अंदर समझाओ, तो मैं एक वाक्य के अंदर समझा सकता हूं। मित्रों, कांग्रेस कहती थी कि देश का नवनिर्माण करना है। जब नवनिर्माण शब्द प्रयोग होता है तो पुराना जो है उसको तोड़ दो, फोड़ दो, हटा दो और नया निर्माण करो। कांग्रेस के नेताओं की मान्यता थी कि हमारा जो पुराना था वो अब उपयोग में नहीं आएगा, कालबाह्य हो चुका है, दुनिया उसको स्वीकार नहीं करेगी, इसके आधार पर देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के रेजोल्यूशंस में और सरकार के दस्तावेजों में नवनिर्माण शब्द का उपयोग किया, और भारतीय जनसंघ के नेताओं ने उपयोग किया, भारत का पुनर्निर्माण करना है। ये नवनिर्माण और पुनर्निर्माण दो शब्दों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंतर दुनिया के सामने स्पष्ट हो जाता है। एक और कांग्रेस कहती थी जो पुराना था वो कालबाह्य हो गया, उसको फेंक दो, और हम कहते थे हमारा पुराना था उसी ने हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाया था, भारत माता को जगत गुरु के स्थान पर बिठाया था। एक ऐसा कालखंड आ गया,
हम गुलाम हो गए। उसी सिद्धांतों को आज के ढांचे में ढालकर, उसी सिद्धांतों के आधार पर, इस देश की मिट्टी के सुगंध के आधार पर, इस देश के संस्कार के आधार पर, इस देश की जीवन पद्धति के आधार पर इस देश का पुनः निर्माण करना है और फिर एक बार परम वैभव के स्थान पर इस देश को पहुंचाना है। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मित्रों, जिस पार्टी के सिद्धांत नहीं है, जो पार्टी सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलती है, वो पार्टियां भटक जाती हैं। वो पार्टियां देश को अपने गंतव्य स्थान पर नहीं ले जा सकती, देश का विकास नहीं कर सकती, देश के गौरव को बढ़ा नहीं सकती। जो पार्टियां सिद्धांतों के आधार पर काम करती है, वो देश को एक निश्चित दिशा में ले जा सकती है, देश को गौरवान्वित कर सकती है और दुनिया में देश का गौरव प्रस्थापित कर सकती है। और सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी फिर से एक बार अकेली भारतीय जनता पार्टी है। और तीसरा मुद्दा, जब सत्ता मिलती है तब पार्टी का और पार्टी की सरकारों का चरित्र क्या होता है। मित्रों, इस देश में 70 साल की आजादी के कालखंड में 4 प्रकार की सरकारें अस्तित्व में आई हैं। मैं हमेशा इस देश के आंकड़ों के विश्लेषकों को और बड़े पत्रकारों को अपील करता हूं, हम आज भी करता हूं मित्रों, इस देश में 4 प्रकार की सरकारें बनी हैं। एक तो कांग्रेस ने लंबे समय तक पंचायत से पार्लियामेंट तक राज्यों में और केंद्र में शासन किया। कांग्रेस की सरकारें बहुत लंबे समय तक चली। दूसरा, कम्युनिस्ट सरकारें भी 3-4 राज्यों में एक लंबे समय तक 20-25 सालों तक चली। तीसरा, प्रांतीय सरकारें चली, बसपा की चली, सपा की चली, जदयू की चली, आरजेडी की चली, प्रांतीय सरकारें भी इस देश में चली। और चौथा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी अब इस देश में काफी लंबे समय तक चली हैं। बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जहां 15 साल, 16 साल, 20 साल हम शासन में रहे हैं। और आंकड़े सारे अब उपलब्ध होते हैं, आप साइट पर जाओ, सारे आंकड़े आपको मिल सकते हैं, आप भी उसका तुलनात्मक अभ्यास कर सकते हो। मित्रों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, प्रांतीय सरकारें और भारतीय जनता पार्टी का तुलनात्मक अभ्यास हमारा विरोधी भी कर दे, भारतीय जनता पार्टी को चारों सरकार में 100 में से 100 मार्क देना पड़ेगा। ये वास्तविकता है। हमने अच्छी सरकारें चलाई है, लोकाभिमुख सरकारें चलाई। मैं बहुत लंबे इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ समय मैं भारत सरकार की भी बात करना चाहता हूं इसी रेफरेंस में। परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 80 के दशक में एक शब्द प्रयोग सरकारों के परफॉर्मेंस के लिए प्रचलित हुआ था, बीमारू स्टेट्स। बीमारू स्टेट शब्द प्रयोग प्रचलित हुआ था राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन के इनडिसिप्लिन के लिए, राज्यों की फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन के लिए और लोअर गुड्स डिलीवरी के लिए। ये तीनों के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ था, बीमारू स्टेट। और बीमारू स्टेट में कौन आता था? बी से आता था बिहार, एम से आता था मध्य प्रदेश, पुराना मध्य प्रदेश जिसमें आज का छत्तीसगढ़ भी है, आर से आता था राजस्थान और यू से आता था उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्यों को इस देश के अर्थशास्त्रियों ने बीमारू स्टेट का एक तखल्लुस दिया था। और आर्थिक आंकड़ों के एनालिसिस के बाद दिया था। आज बीमारू स्टेट कहां खड़े? मित्रों, बिहार में हम आए, बी हमारे हाथ में आया। जब तक भारतीय जनता पार्टी थी, बिहार में विकास हो रहा था। बिहार को बीमारू से बाहर निकालने के लिए वहां की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। बाद में आया एम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई। आज दोनों राज्यों में कृषि विकास दर हो या विकास दर देश के बाकी राज्यों की तुलना में आगे निकले हैं और दोनों राज्य बीमारू से बाहर आ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ को कोई नहीं कह सकता कि छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य है। इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हुआ है, हर घर में चावल पहुंचाने का काम हुआ है, हर बच्चे की शिक्षा का प्रबंध हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी हैं, रोडों का एक बड़ा जाल बिछा दिया गया है, कैनालों का जाल बिछाना चालू है,
जंगल का संरक्षण हो रहा है, नई राजधानी बन रही है, लोगों को बोलने का अधिकार भी छत्तीसगढ़ ने दिया है। मित्रों, आज छत्तीसगढ़ को कोई बीमारू राज्य नहीं कह सकता, मध्य प्रदेश को कोई बीमारू राज्य नहीं कह सकता। राजस्थान भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आया, वो आर को भी हमने बीमारू राज्य की सूची से आज बाहर निकाल दिया है। राजस्थान आज डेवलप स्टेट कहा जाता है। और अभी अभी यू भी हमारे हाथ में आया है, उत्तर प्रदेश भी आया है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 5 साल के बाद ये यू भी बीमारू राज्य की सूची से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश देश का विकसित राज्य बनेगा, इसका मुझे संपूर्ण भरोसा है। और भरोसा इसलिए है कि हमारी सरकारें व्यक्ति की सरकारें नहीं होती है, उसका नेता व्यक्ति होता है, मगर सरकारें पार्टी की सरकारें होती है। सरकारें पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर चलती है, सरकारें पार्टी के लक्ष्यों के आधार पर चलती है। डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मगर पार्टी के सिद्धांत उनकी आंख के सामने हमेशा रहते हैं कि अंत्योदय के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। छत्तीसगढ़ सा गरीब का गरीब आदिवासी और दलित सतनामी, उसको विकास करने का लक्ष्य लेकर अगर सरकार चलती है, तो जब दलित और आदिवासी का विकास होता है, बैकवर्ड क्लास का विकास होता है, तो साथ में सबका विकास अपने आप हो जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के आंकड़ों का परफॉर्मेंस आज दुनिया के सामने है। मित्रों, इसका कंपैरिजन कोई भी कर सकता है। अभी अभी नरेंद्र मोदी सरकार 3 साल से केंद्र में है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल के बारे में भी इसलिए बात करना चाहता हूं कि मोदी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली सरकार है। मित्रों, ये सरकार जब आई तब आप याद करिए कैसी सरकार चलती थी। सोनिया मनमोहन की सरकार इस तरह से चल रही थी कि 10 साल तक हर महीना घपला घोटाला भ्रष्टाचार का एक पूरा लाइन लगा हुआ था। 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के आंकड़े देश की जनता के सामने था। उसकी जगह नरेंद्र मोदी सरकार आई। आज 3 साल समाप्त हो चुके हैं। हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की पारदर्शी सरकार चलाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। एक ऐसी सरकार चलती थी जिसके प्रधानमंत्री कुछ बोले इसके लिए महीनों राह देखनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री बेचारे बोल नहीं सकते थे, 10 जनपद के फोन की राह देखते थे। उनका नाम पड़ गया था मौनी बाबा। उसकी जगह देश के हर समस्या पर स्पष्टता के साथ, बेबाकी के साथ अपने विचार रखने वाला प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक अनिर्णायक सरकार थी, कहते थे उसको पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था। मसलों पर सरकार की निर्णय नहीं होते थे। उसका हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री ऐसा था बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। इसकी जगह एक फैसले करने वाली सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, इसका परिणाम आया है। 3 ही साल में आज देश का अर्थतंत्र दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर रह गया है। जो मनमोहन सिंह के समय पर 4.4% पर इकोनॉमी चली गई थी, उसको 7% का आंकड़ा कुदाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 70 साल की आजादी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता के सूत्र आए, इस देश के 60% लोग ऐसे थे जिनके परिवार में व्यक्ति नहीं, परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। 60% लोग ऐसे थे। आज जन धन योजना के बाद 28.7 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुलने के बाद आज देश में एक भी गरीब दूर दराज के विस्तार में भी नहीं है जिसका बैंक अकाउंट खोलने का बाकी है। देश के हर गरीब को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, उज्ज्वला योजना, इस देश में 12.5 करोड़ गैस के सिलेंडर बांटे गए थे, जिसमें 11.5 करोड़ शहरों में थे। इस देश का ग्रामीण गरीब एलपीजी सिलेंडर से महरूम था, उसको नहीं मिलते थे।
गांव की झोंपड़ी में गरीब माता खाना पकाने के लिए कंडा और टहनियां जलाकर 400 सिगरेट जितना धुआं कोई खराब आदत न होने के बावजूद अपने फेफड़े में उतार देती थी और अपने स्वास्थ्य को खराब कर देती थी। उसका बच्चा भी बचपन से ही धुआं खा खाकर एक खोखला इंसान बन जाता था। आज भाजपा सरकार ने 5 करोड़ गरीब झोंपड़ियों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाकर उनकी झोंपड़ी को धुआं मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसकी वेदना को कोई समझता नहीं था। दिल्ली के दरबार में इसकी कोई सुनवाई नहीं थी। आज 5 करोड़ लोगों के घर में गैस का सिलेंडर बनाने का योजना पहुंचा और 2 करोड़ 25 लाख लोगों को सिलेंडर पहुंच भी गया है। मित्रों, मुद्रा बैंक के माध्यम से 7.5 करोड़ लोगों को लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। करोड़ों लोगों को बीमा सुरक्षा देने का काम किया है। एक देश एक कर, जीएसटी की चर्चा सालों से होती थी, कभी जीएसटी आ नहीं सकता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय कर जीएसटी के कानून को पारित किया है। देश के स्थापना से आज तक देश का सुरक्षा का जवान, सेना का जवान वन रैंक वन पेंशन मांगते मांगते थक गया था, आशा खो बैठा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल में वन रैंक वन पेंशन का उसको फायदा देकर हर साल जवानों को 8,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में जमा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 1 सैटेलाइट छोड़ते थे, 2 सैटेलाइट छोड़ते थे, 3 सैटेलाइट छोड़ते थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ 104 सैटेलाइट अवकाश के अंदर छोड़कर स्पेस की दुनिया में आज भारत ग्लोबल लीडर बनने का काम किया है। मित्रों, ओबीसी कमीशन को हमने संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है। देश की सरहद को 1990 से हमारे पड़ोसी देश जैसे ऐसा मानते थे कि कोई भी आलिया मालिया जमालिया देश की सरहद के साथ छेड़खानी कर सकता है। उरी की घटना के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया। सेना तो पहले भी बहादुर थी। बहादुर सेना के जवानों को ऑर्डर देने का काम किया और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर घुसकर बदला लेकर हमारे जवान सुरक्षित वापस आए। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को एक मजबूत देश के नाते देखती है। मित्रों, एक परिवर्तन आया है। देश को देखने के दृष्टि में दुनिया का परिवर्तन आया है और देश को दुनिया पूरी सम्मान के साथ देख रही है। योग दिन 170 देश योग दिन मनाते हैं और भारतीय संस्कृति का विजय ध्वज अपने राज्य में भी अपने देश में भी फहराते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हुए, मेरे पास बहुत बड़ी सूची है। मित्रों, ये सरकार ने हर 15 दिन में एक योजना सरकार के हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को छू ले ऐसी योजना लाई है। लगभग 106 योजनाओं का बहुत बड़ा सूची है। 106 योजनाएं छोटी चीजों की जो जीवन में समाज के अलग अलग वर्ग के जीवन में परिवर्तन करने वाली है। पूरी सूची पढ़ूंगा तो बहुत समय जाएगा, मगर मैं कुछ पढ़ूंगा जरूर। मैं बड़ी आवाज में सूची पढ़ता हूं। आपको लगे कि नरेंद्र मोदी सरकार ठीक काम कर रही है तब ताली बजा देना, तो मैं रुक जाऊंगा। मैं पढ़ूं, जोर से पढ़ूं। मैं जोर से पढ़ता हूं, आपको लगे तब रोक लेना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल बाल स्वच्छता मिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड। अभी मैं 16 तक पहुंचा हूं। 3 साल के अंदर 106 योजनाएं और उसका कठोर पालना कराने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और एक देश के अंदर परिवर्तन की शुरुआत हुई है, क्योंकि हम सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश की राजनीति को 3 नासुरों से मुक्त करने का काम किया है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों ने सिद्ध कर दिया है कि इस देश की जनता अब परिवारवाद को नहीं मानती है, इस देश की जनता जातिवाद को नहीं मानती है और इस देश की जनता तुष्टीकरण को भी नहीं मानती है। ये तीनों नासुरों से देश की राजनीति को मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों के दिल में आशा जगाने का काम किया है। 4.5 करोड़ घरों में मित्रों शौचालय बनाने का काम किया है। रायपुर के इस वातानुकूलित हॉल में बैठकर आपको लगेगा कि अमित भाई शौचालय बना दिया, आप इसको सिद्धि मानते हो। मित्रों, मैंने पूर्वांचल में दौरा किया है, ओडिशा में दौरा किया है। एक 16 साल की बच्ची सुबह शौच क्रिया के लिए खुले में उसको बैठना पड़ता है, उसके मन में कितनी शर्म आती होगी, उसका आत्मविश्वास हजारों नजरें जब उसको देखती है चूर चूर हो जाता है। वो बच्ची को अभी नागरिक बनना बाकी है, इस देश के विकास में उसका योगदान देना बाकी है। वो बच्ची का आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है मित्रों, और जो नागरिक का आत्मविश्वास चला जाता है वो देश के विकास में कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है मित्रों। 4.5 करोड़ घरों में शौचालय बांधकर नरेंद्र मोदी ने इस देश के करोड़ों महिलाओं को और करोड़ों बच्चियों को देश के विकास के अंदर योगदान देने का अधिकार दिया है, उनको सपने देखने का अधिकार देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों। 4.5 घरों में शौचालय। हो सकता है इसको कोई उपलब्धि न माने, मगर हमें तो इसलिए करना पड़ता है कि 70 साल तक जो सत्ता में रहे उसका ध्यान इस कामों पर था ही नहीं, वरना तो हमारे भाग्य में कहां से आता। 70 साल तक रहे ना शासन में, हमें इसलिए करना पड़ता है कि 70 साल तक किसी ने किया नहीं था। ये सरकार गरीबों की सरकार बनी, ये सरकार किसानों की सरकार बनी, ये सरकार युवाओं की सरकार बनी। इस सरकार ने देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। आज नरेंद्र भाई दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं, कांग्रेस के लोग कटाक्ष करते हैं कि नरेंद्र भाई कब देश में आते उसकी राह देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र भाई अगले प्रधानमंत्री से कम बार विदेश गए हैं, मगर भ्रांति इसलिए होती है कि पहले जब श्रीमान मनमोहन सिंह जाते थे किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कब गए और कब आए। अंग्रेजी में लिखा हुआ है 2 पन्ना लेकर जाते थे और पढ़कर वापिस चले आते थे। कभी तो ऐसा होता था मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ देते थे और थाईलैंड का मलेशिया में पढ़ देते थे। आज नरेंद्र मोदी जी जहां पर भी जाते हैं, चाहे नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, लंका जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, चीन जाते हैं, रसिया जाते हैं, जहां जहां जाते हैं हजारों का हुजूम एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उपस्थित होता है। और मित्रों, ये नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्वागत नहीं है, ये देश के 125 करोड़ की जनता का सम्मान और स्वागत हो रहा है। दुनिया में देश को एक मजबूत राष्ट्र के नाते प्रस्तावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए मैं कहता हूं मित्रों कि जो पार्टियां सिद्धांत के आधार पर चलती है वही देश का भला कर सकती है। मित्रों, हमारी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी बहुत अच्छा है। हमारी पार्टी सिद्धांतों के आधार पर भी चलती है और हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अच्छे से काम भी कर सकती है। इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों से अलग हट के पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श पार्टी कर 50 साल में उभर कर आई है। मित्रों, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरा देश आज एकजुट हुआ है। नरेंद्र भाई आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए हैं और मैं मानता हूं कि इस देश का जनता ने उनमें जो भरोसा किया है वो ठीक ही किया है। उनके नेतृत्व में देश दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है मित्रों, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी जी के पीछे मजबूत होकर देश के विकास के लिए खड़ा है। आज मैंने मेरी पार्टी का
परिचय आप लोगों को देने के लिए मुझे यहां बुलाया गया था। मैंने मेरी समझ के हिसाब से विनम्रता से परिचय रखने का काम किया है और मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता का साथ और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा बना रहे। इतनी बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की